मैडम आपके सारे फोटो अच्छे आए हैं, 2 दिन में ले लीजिए, पैसे बाद काउंटर पे दे दीजिए आप। तुम्हें सजा मिलेगी। रुक! किसने दिया ये नोट मुझे? मैंने दिया है। क्या हुआ इन इस नोट को? फटा हुआ है, नकली है। अरे बात बदलने की नहीं, क्या लिख के दिया तुमने? क्या हुआ? क्या तरीका कस्टमर से बात करने का? समार देखो, इसने मुझे नोट दिया, क्या लिख के दिया इसमें देखो। क्या क्या लिखा है इसमें? ये देखो, ये माफ कीजिएगा, हमारी वजह से आपको परेशानी हुई। अरे सॉरी, आप लोग नहीं। जाइए। अरे रुको, सब पूछो, उसी ने लिखा था। कहाँ गया? जनाब आपका शक सही निकला। मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस से पता किया। 1.5 महीने पहले द्वारका प्रसाद ने 400 गज जमीन खरीदी थी तिलक नगर में, और 4 तारीख को वो जमीन माँ और बेटे के नाम पे ट्रांसफर हो गई। 1.5 महीने पहले? यानी कि पड़ोसी बिल्कुल सही कह रहे थे। 1.5 महीने पहले से ही द्वारका जी का बिहेवियर में थोड़ा सा फर्क आया, और जमीन भी उन्होंने उसी टाइम पे खरीदी। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। मरने से 2 दिन पहले ही ये जमीन माँ बेटे के नाम पे ट्रांसफर हुई थी। जनाब मैंने उनके बेटे माधव का भी बैकग्राउंड चेक किया, तो पता चला कि वो एक छोटी मोटी मार्केटिंग कंपनी में काम करता है। यानी कि चाल दोनों माँ बेटे नहीं चली है। खैर कोई नहीं, आखिरी चाल हम चलेंगे ताकि जाल में अपने आप खुद फंसे। गलती के लिए सॉरी बोलते हैं, माफी मांगते हैं। अंकल ने भी सॉरी नहीं बोला था, जाना पड़ा इस दुनिया को छोड़कर। कौन है तुम? कहाँ से आई हो? मैं अरे कौन है? कहाँ गई? क्या हो गया मम्मी? अरे बुढ़ापे में थोड़ा धीरे चल। ये क्या नया ड्रामा है? वो भूत वो बाहर वो धमका रही है। ये सब लगाने से भलाई टप जाती है। तुम भी ना सठिया गई हो, बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया है। पापा गए नहीं कि तुम भी उन्हीं के रास्ते पे चल निकली। क्या द्वारका प्रसाद की हत्या में उन्हीं के घर वालों का हाथ था, या फिर कोई और खेल रहा था ये खेल? जहां अब तक सिर्फ द्वारका प्रसाद और रमोना ही इस भूत के डर से परेशान थे, वहीं अब द्वारका प्रसाद की पत्नी केशवी को भी इस डर का सामना करना पड़ रहा था। आखिर कौन थी ये बच्ची, क्या चाहती थी और क्या जानती थी? पुलिस इस केस की जिस गुत्थी को सुलझाने निकली थी, वो गुत्थी हर मोड़ पर और उलझती जा रही थी। पर इस केस में अगले मोड़ पर कुछ ऐसा होने वाला था जिससे इस केस का रुख बदलने वाला था। ये डर न जाने और क्या क्या सामने लाने वाला था। तिलक नगर में द्वारका जी के नाम पर एक जमीन है, सुना है हाल ही में तुम दोनों के नाम पर ट्रांसफर हुई है। क्यों मतलब? अब जमीन ट्रांसफर होने के लिए कोई वजह होती है क्या? पापा की इच्छा थी तो उन्होंने ट्रांसफर कर दी। वो चाहते थे कि मैं वहाँ एक घर बनाऊं और उसे किराए पे चढ़ा दूं, जिसके पैसे उनके काम आ सके। कहानी तो बहुत अच्छी सुनाई है माधव बाबू, अब क्लाइमेक्स भी सुना दो। कैसे मारा अपने बाप को? कम सैलरी, ज्यादा खर्चे, कहीं ये तो कारण तो नहीं हो? नहीं मतलब वर्दी है, पावर है, तो आप जो चाहे वो करेंगे। मुझे ही मेरे बाप के खून के इल्जाम में फंसा दो। सही कहा तुमने, वर्दी है, पावर है, पर उसके साथ एक और चीज है हमारे पास, अब वो है जिम्मेदारी है। चलो पॉइंट पे आता हूँ। 6 नवंबर को तुम ऑफिस से जल्दी निकल गए थे, 3 बजे करीब, और तुम्हारी मोबाइल लोकेशन भी बता रही है कि उस दिन तुम ऑफिस में नहीं थे, और तुम्हारे पिताजी का मर्डर भी करीब 4 बजे हुआ है। अब ये बॉलीवुड की स्टोरी तो है नहीं कि इतने सारे कोइंसिडेंस एक साथ हो रहे हो। क्यों? और माता जी आप
लास्ट कॉल आपका था माधव को, आप क्यों चुप बैठे? अब बताओगे उन्हें क्यों मारा और किस लिए मारा? देखिए सर, हमने उन्हें नहीं मारा, ये सब बेबुनियादी बातें हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप एक सुसाइड केस पे अपनी रोटी सेकना क्यों चाहते हैं। मैं रोटी सेक रहा हूँ। चलो मान लेते तुम दोनों ने मर्डर नहीं किया है, तो एक बात बताओ, कौन से मंदिर गए थे माँ बेटे भजन गाने? देखिए सर, पापा हर रोज घंटे भर के लिए घूमने जाते थे। उस दिन भी गए थे, काफी देर तक वापस नहीं आए तो मम्मी घबरा गई, तो हम दोनों उन्हें साथ में ढूंढने निकल गए। और वैसे क्या आपने हमें उन्हें धक्का देते हुए देखा था या कहीं ले जाते हुए? जब आपके पास सबूत हो तब बात करिएगा। जनाब, मोबाइल लोकेशन के हिसाब से तो पालम विहार में, तो जहाँ पे द्वारका प्रसाद की बॉडी मिली वो जगह पालम विहार से कुछ और दूरी पे है। राजवीर, क्राइम करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक मोटिव और दूसरा प्लानिंग। इस मर्डर के पीछे चाहे इनका जो भी मोटिव हो, पर प्लानिंग इन लोगों ने बड़ी तगड़ी की है। ये भी तो मुमकिन है कि ये मर्डर उन्होंने ना करके किसी और से करवाया हो सकता है, और अगर ऐसा है तो वाकई में ये दोनों बड़े स्मार्ट हैं, क्योंकि उन्हें अपने कॉल रिकॉर्ड के साथ साथ इन्होंने बाकी चीजें बड़ी क्लीन रखी हैं। अब हमारा अगला कदम? राजवीर, जुर्म कोयले की खान का एक ऐसा अंधेरा है जहां सच की एक छोटी सी चिंगारी भी उस खान को रोशन करने की ताकत रखती है। बस हमें एक ऐसी चिंगारी की जरूरत है। ऐसा क्या किया था रमोना ने जिसके लिए वो माफी मांग रही थी? क्यों उसके दिल में बसे डर ने उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया था और उसका सुख चैन छीन लिया था? मम्मा, अभी क्या लिख रही हो? मम्मा, 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 क्या लिख रहे? मम्मा मत लिखाना प्लीज। क्या रोती रहती है हमेशा? हाँ, चुप चुप। हेलो आंटी। समर बेटा, मैं रमुना की मम्मी बोल रही हूँ। मैंने रमुना की बहुत ही फिक्र हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। पुत्र, तुझसे रमुना की बहुत अच्छी दोस्त हो ना, इसी वास्ते तुम्हें फोन किया है। हादसे के वक्त आप कहाँ थी? सर, मैं वो पास के बनिए की दुकान गई थी राशन लाने। संभालो संभालो। ये सब कैसे हो गया? रिलैक्स रिलैक्स। कबर्ड खोलने का लॉक तोड़वाओ। जनाब, ये देखिए क्या मिला। ये सब क्या है? माँ का ही सामान होगा, वो अपने सामान को कभी हाथ लगाने नहीं देती थी। ये अलमारी खुली हुई है और इसका लॉकर भी खुला हुआ है। लॉकर में कुछ रखा था क्या? हाँ सर, इसमें 2 लाख रुपए रखे थे, पता नहीं कहाँ गए। इसका मतलब चोरी का मामला है, और उनकी हालत को देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी ने अपने फायदे के लिए इन्हें मारा। बॉडी को पोस्टमार्टम के भेजो, मौत की अगली वजह के सामने आ जाएगी। मुझे माफ कर दो, 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 मुझे माफ कर दो। मैंने कहा ना, मुझे माफ कर दो। जनाब, ये बाबा केशवी जी के इलाके से मिला है। ये सारे तंत्र मंत्र का सामान वही बेचता है इस इलाके में। मैंने ही दिया है ये सामान उस औरत को, पर साहब वो तो बहुत डरी हुई थी। उसको लग रहा था कि कोई भूत प्रेत उसके पीछे पड़ा हुआ है। बाकी और बहुत कुछ सामान ले गई थी वो मुझसे। तो तू बेचता है जादू टोने का सामान? हाँ, क्यों दिया था उसको सामान? साहब मुझसे तो वो बोली
कोई छोटे बच्चे के अंदर आत्मा घुस गई है और वो उसे डरा रही है। जहाँ जहाँ वो जाती है वो उसका पीछा करती रहती है। उसको उसकी मौत का खतरा है उसे। तो तू लोगों के अंदर से भूत बाहर निकालता है। अब थोड़ा बहुत कुछ कर लेता हूँ। इसे अंदर लेके जा और इसके अंदर का भूत निकाल। थोड़ा बहुत नहीं, पूरा। साहब बात तो सुनिए। माधव, तुम्हारी माँ को एक बच्ची डराती थी, तुम्हें तो बताया होगा। आखिर वो बच्ची कौन थी? बच्ची? सर मैं तो ऑफिस में ज्यादा रहता हूँ, घर पे कम। मुझे तो कुछ नहीं पता इस बारे में। और आप तो पूरे दिन घर पे रहती हैं, आपको कुछ पता है इस बारे में? सर, माँ जी ने मुझे कभी किसी बच्ची के बारे में बताया ही नहीं। चलो। सभी प्रोसीजर्स करके उसकी बॉडी उसके बेटे के हाथ में देते हैं। ठीक है जनाब। केशवी जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक उनकी मौत हाथ की नस कटने के बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग से हुई, लेकिन नस कटने से पहले उनके सर पे गहरी अंदरूनी चोट भी दी गई, सर के लेफ्ट साइड। राजवीर, ये एक क्लियर मर्डर है। पहले उसने उनके सर पे मारा, उसके बाद उनकी हाथ की नस काट के मर्डर को सुसाइड में बदल दिया। और हाँ, ये जो चोरी हुई है ना, ये भी उस कातिल ने की है। अच्छा एक बात बताओ, माधव के बारे में तुमने कुछ खंगाला क्या? जनाब देखा जाए तो केशवी के मौत के बाद सब कुछ माधव का हो जाता। तो जमीन जो उन्होंने द्वारका प्रसाद से जबरदस्ती अपने नाम पे करवाई, वो घर और शायद और भी बहुत कुछ। एक्चुअली यू आर राइट। माधव ने अपने प्लान में पहले अपनी माँ को शामिल किया ताकि वो अपने बाप को ठिकाने लगा सके, और मौका मिलते ही अपनी माँ को भी ठिकाने लगा दिया। केशवी के पीछे जो बच्ची डराने के लिए लगाई, वो उसी ने ट्रेन की होगी। वो ना हो आसपास के लोगों ने उस बच्ची को उसके साथ जरूर देखा होगा। पता करते हैं आखिर ये बच्ची चाहती क्या है। तो मुझे माफ क्यों नहीं करती? क्या चाहती हो मुझसे? ऐसे नहीं मानोगी तुम, है ना? हाँ, नहीं छोड़ोगी ना मेरा पीछा? मुझे पता है क्या करना तुम्हारे साथ। कितनी बार माफी मांगी थी तुमसे। ये लो। रमोना, आखिरकार रमोना की जिंदगी ने भी डर के इस मायाजाल के सामने घुटने टेक दिए। इस डर ने ऐसा तांडव मचाया कि रमोना को मौत जिंदगी से बेहतर लगने लगी, और इसी डर की दहशत में उसने मौत को गले लगा लिया। लेकिन अब भी कई सवाल थे जो ज्यों के त्यों खड़े हुए थे। आखिर इस डर की वजह क्या थी? क्या सच्चाई छिपी थी इस डर के पीछे? कौन खेल रहा था ये डर का खेल? और जिस भूत से सब इतने डरे हुए थे, वो किसका भूत था? कौन था इस भूत के ड्रामे का मास्टरमाइंड? और इन सब का रमोना से क्या कनेक्शन था? इस केस में हर सवाल का जवाब एक डेड एंड पर जाकर खत्म हो रहा था। जरूरत थी तो सिर्फ उस एक लीड की जो इस केस को अपनी मंजिल तक पहुंचा सके, और पुलिस इसके लिए हर मुमकिन कोशिश में लगी हुई थी। आजकल डरी हुई रहती थी। पता नहीं वो क्या चीज थी जो इसे इतना डरा रही थी। आपने इन्हें कभी डॉक्टर से दिखाया था? दिखाया था सर, पता नहीं इसे क्या हो गया। हमने इसे बहुत समझाया कि भूत कुछ नहीं होता, ये सब इसका वहम है। आप कौन? रमोना के बॉस है। सर ये फोटो मिला यहाँ पे। इस फोटो में जो है आप पहचानते हैं? नहीं, मैंने इसे कभी नहीं देखा। आप? मैंने भी इसे नहीं देखा। इसे एविडेंस के लिए रख लो। जी सर। उस घर के आसपास इस औरत के साथ किसी बच्ची को देखा था कभी? नहीं साहब। और पिछले मंगलवार उस घर में किसी को आते जाते देखा कभी? पिछले मंगलवार हाँ साहब, एक औरत को देखा था। बड़ी जल्दबाजी में निकलते हुए आई थी। हाथ में उसके एक बड़ा सा बैग था। करीब 28-30 साल की होंगी। पहचान लोगे? हाँ साहब, जरूर पहचानेंगे। स्केच बनाने में हमारी मदद करोगे? हाँ साहब, जरूर करेंगे। जनाब स्केच रेडी है। तो स्केच में जो चेहरा सामने आया है बहुत ही शॉकिंग है। ये देखिए। रेनू? सर,
उस दिन काफी देर तक डोरबेल बजाते हुए जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो मैंने खुद के ही चाबी से दरवाजा खोल के अंदर गई। मैंने जब उनको पूरे घर में ढूंढते हुए इस रूम में गई तो माँ जी मैंने देखा कि उनकी लाश पहले से ही पड़ी हुई है। पहले तो मैं बहुत डर गई थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये मौका अच्छा है। मैंने खुद के ही घर में चोरी करी, क्योंकि ये पैसे मेरे माँ बाप के बहुत मेहनत के थे जो इन्होंने दहेज में मांगा था। मुझे लगा इस तरह मेरे घर वालों पे जो कर्ज है वो थोड़ा कम हो जाएंगे। सर, मेरा यकीन मानिए, मैंने अपने सास को नहीं मारा। जैसे मैंने उनकी लाश देखी मैंने अपने पति माधव को कॉल किया, फिर सीधा आप लोगों को बुला लिया। ठीक है, तुम जा सकती हो। राजवीर, क्राइम सीन पे रेनू मौजूद थी और सास के टॉर्चर के बाद उसे मारने का मोटिव भी बनता है। और हाँ, इसके पास ये कांड करने के लिए अच्छा खासा वक्त भी था। अगर इसकी बात को सच मान भी ले तो इसके घर से किराना दुकान जाके वापस आने के लिए कम से कम 20 मिनट तो लगते हैं, और इतने कम समय में बाहर से कोई आके इतनी सफाई से खून करके चला जाए, इम्पॉसिबल है। हाँ, हो सकता है कि द्वारका जी का मर्डर भी इसी ने किया हो। इस पर नजर रखो। सर, एक लड़की है रमोना जिसने नस काटकर आत्महत्या की है। उसके घर से ये फोटो मिली है। 2012 में इसके सास ससुर इसके गायब होने की कंप्लेन आपके थाने में लिखवाई है। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। 2012 की मिसिंग कंप्लेंट फाइल निकालो। जनाब। माधव की पहले भी शादी हुई थी। इसका मतलब ये केस दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब हाथ लगी है बंद ताले की चाबी। ये फैमिली हमसे बहुत कुछ छुपा रही है। बोल बोल, क्यों छुपाया तूने कि तेरी पहली शादी हो चुकी है? हाँ, तुझे क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? हाँ, सिर्फ बताता हूँ, मैं बताता हूँ। बोल। क्या बताता सर मैं आप? वो अच्छी औरत नहीं थी सर, घर छोड़ के भाग गई थी हम सबके मुंह पे काले पोत कर। कैरेक्टरलेस औरत थी सर वो। चल माना कि वो कैरेक्टरलेस थी और वो घर छोड़कर भाग गई थी, पर तेरे माँ बाप को ऐसा क्यों लगता था कि वो भूत बन गई है? हाँ? और इस बात को लेकर वो हमेशा डरते थे। हर डर के पीछे कोई ना कोई काली कहानी छुपी होती है, और हो ना हो इस डर के पीछे भी तेरी पहली बीवी साधना की मौत की कहानी छुपी है। बोल, क्यों मारा उसे तूने? बोल। सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ है। इसे पहचानता है? ये भी तेरे माँ बाप की तरह भूत से डरती थी और इसकी भी मौत हो चुकी है। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। मैं आपसे कह तो रहा हूँ सर कि इस सब के पीछे साधना के माँ बाप का हाथ है। उन्हें कभी अपनी बेटी की गलती तो दिखी नहीं, बस उसके गायब होने का इल्जाम हम पर थोपते रहे। साधना, तुम मेरी बात सुनो, अपने माँ बाप से बात करो। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुमको? ये सब क्या हो रहा है? पाखंडी को लेकर जाओ, देखे चलो इन्हें। आप दोनों को हमारे साहब किधर? साहब हो रहे? मेरी मदद कीजिए साहब, मेरी मदद कीजिए। क्या हुआ? क्या मसला क्या है? साहब मेरे पीछे है। कौन है? बताइए, कौन आपको मारना चाहता है? भूत मुझे मारना चाहता है साहब। भूत? हाँ। देखिए, भूत भूत कुछ नहीं होता है। आपके साथ किसी ने मजाक किया होगा। नहीं साहब, ये मजाक नहीं है। बस मुझ पे एक भूत मेरे पीछे पड़ा है। आप मेरी कंप्लेंट लिख दीजिए ना। किसके खिलाफ लिखूं मैं कंप्लेन? भूत के खिलाफ? मैंने आपसे कहा ना, भूत भूत ऐसी कुछ नहीं होता है। आप घबराइए मत। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना, तो आप मुझे जेल में डाल दीजिए। किसी भी केस में अरेस्ट करके मुझे अंदर डाल दो साहब। कम से कम मैं वहां सेफ तो रहूंगा। डर
ये एक ऐसी नकारात्मक भावना है जो जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर कभी न कभी हमें अपने चंगुल में फांस ही लेती है। एक ऐसी भावना जिसका सामना हम में से कोई नहीं करना चाहता, और अगर कभी हम इससे घिर जाएं तो हम परेशान हो उठते हैं, बेचैन रहते हैं, एक एक पल काटना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हर दर्द का एक कारण भी होता है, कहानी होती है, और अगर हमारे इस दर्द से जुड़ी कोई कमजोरी किसी को पता चल जाए तो वो इसे हथियार बनाकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल भी कर सकता है। सर, मेरे पिताजी श्री द्वारका प्रसाद जी पूरे। थैंक यू सो मच सर उनका ख्याल रखने के लिए। ठीक है, मैं उनको ले जा सकता हूँ? या प्लीज। थैंक यू। पापा चलिए घर चलते हैं। मैं हूं ना, मेरे रहते आपको कोई क्या कर सकता है। चलिए। नहीं साहब, साहब 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 मुझे घर नहीं जाना है साहब, साहब साहब मुझे बचा लीजिए साहब, मुझे घर नहीं जाना है, वो भूत मुझे मार डालेगा साहब। पापा घर चलिए ना प्लीज, मम्मी बहुत परेशान है। नहीं साहब, आप मुझ पर विश्वास रखिए साहब, वो भूत मुझे मार डालेगा। ये सब लोग मुझे पागल समझते हैं साहब। देखिए, आपको कोई पागल नहीं समझता, ठीक है? आपका बेटा आपको लेने आया ना, आपको जाना चाहिए ना, जाइए। मैं समझता हूँ ना पापा आपको, आप चलिए घर, मैं हूँ ना। सर ने भी बोल दिया अभी चलो, अभी चलो पापा। मुझे मार देगा पापा, कोई नहीं मारेगा साहब, साहब मुझे बचा लो साहब, साहब मुझे बचा लो साहब। क्या गया मुझे? हाँ, पुलिस स्टेशन पहुंच गए, हिम्मत कैसे हुई तेरी? अरे वो तो सठिया गया है, तुम्हें क्या हुआ है? एक बुढ़ा नहीं संभाला जाता ना तुमसे, चिपकी रहो पूरी टाइम टीवी से अपने। हार्ट अटैक भी नहीं आता। और क्या करूं मैं? घर पर पहुंच चुका हूं तुम लोगों को, वो मुझे मार डालेगी। कोई भूत भूत नहीं है, सब तेरे दिमाग में है। आइंदा भूत या पुलिस स्टेशन का नाम लिया ना, तू तेरी खाल खींच लूंगी, समझा? अब कोई भूत नहीं, मैं मार डालूंगी तुझे, मैं। सब इंस्पेक्टर राजवीर सिंह स्पीकिंग। ठीक है, हम आते हैं। जनाब, नजफगढ़ थाने से कॉल था, मित्राओं के जंगल में एक लाश मिली। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और घर वालों को इन्फॉर्म करो। जी जनाब। क्या हो गया? राजवीर, बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही बॉडी को फैमिली को हैंडओवर कर देना। माधव, थोड़ी रोने की एक्टिंग कर, ऐसे खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। उनको लगना चाहिए कि बूढ़े के मरने का हमें बहुत दुख हुआ है। मैं आपकी जैसी ओवर एक्टिंग नहीं कर सकता, तुम फूट फूट के रो, मैं तुम्हें संभालने का काम करूँ। जनाब, मुझे लगता है कि द्वारका प्रसाद परेशानी में तालाब के पास गए होंगे, जिसमें डूब के उनकी मौत हो गई। मुझे भी यही लगता है राजवीर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो, उससे साफ पता चल जाएगा टाइम और कॉज ऑफ डेथ। पर मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी दूर तालाब के बाद द्वारका जी गए क्यों? आखिर क्या वजह हो सकती है? अच्छा माँ, मैं जा रही हूँ। अरे पुत्र पुत्र पुत्र, कुछ खा के तो जाती। माँ बहुत लेट हो गई हूँ, वहाँ जाके खा लूंगी। अच्छा ध्यान से जाना। बाय बाय। मुझे पता है तूने क्या किया था, माफी मांग ले। क्या हुआ? क्या हुआ? एक तरफ द्वारका प्रसाद का डर और उनकी मौत, और दूसरी तरफ रमोना का डर। क्या इन दोनों के डर के तार एक दूसरे से जुड़े हुए थे? क्या रिश्ता है इस कहानी में उनका? क्या समानता है उनके इस डर के पीछे? पुलिस अब इस डर के पीछे पनप रही जुर्म की कहानी को बारीकी से जांचने में जुट गई। द्वारका प्रसाद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
इसके मुताबिक जिस दिन वो घर से निकले थे उसी दिन शाम 3 और 4 बजे के बीच उनकी मौत हुई पानी में डूबने से। बॉडी पे कोई स्ट्रगल के निशान नहीं है। मुझे लगता है या तो ये सुसाइड है या तो फिर एक्सीडेंट है। मुझे नहीं लगता ये एक्सीडेंट है। जो बंदा पुलिस स्टेशन में आकर ये कंप्लेन करता है कि उसके पीछे भूत लगा है और वो उसे मार देगा, वो भला तालाब के सामने अकेला क्यों जाएगा? कुछ तो गड़बड़ है। एक काम करते हैं, उनके फैमिली से जाकर पूछताछ करते हैं। कल रात से आपके पिता गायब और हमें उनकी बॉडी मिलती है। इस बीच आपने मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? हर रोज शाम को वो घूमने जाते थे अपने दोस्तों से गप्पे मारने। कल बहुत देर तक वो वापस नहीं आए। वक्त बीतता गया, रात हो गई। सुबह हम आपके पास आने ही वाले थे, तब तक ये समाचार आ गया। तो आपने उन्हें फोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? सर हम उन्हें फोन नहीं दे सकते थे, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। कभी भी किसी को भी फोन कर देते थे, गालियां देने लगते थे। तो आपने उन्हें डॉक्टर को दिखाया? सर डॉक्टर को दिखाया था हमने। क्या कहा डॉक्टर ने? क्या बीमारी तूने? कौन सी दवाइयां दी जा रही तूने? अरे पापा जी ने सुसाइड किया था सर, और दवा खा के नहीं किया था, पानी में डूब के किया था। अब बार बार दवा के बारे में क्यों पूछे जा? सॉरी सर, ये भी अपना पिता को है मैंने। समझ में नहीं आ रहा ये सब अचानक से कैसे हो गया। अभी भी शॉक से निकल नहीं पाया हूँ। दवाइयाँ कौन सी थी बताएंगे आप? हाँ मैं लेकर आता हूँ। सब आजकल वो अजीब सी हरकतें करते थे। कहते थे कि कोई बच्ची का भूत उन्हें डरा रहा था। द्वारका प्रसाद, तू मरने वाला है, बहुत बुरी तरह मरने वाला है। कौन है तू? मैं? रुक 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 रुक। आप इस घर की बहू हैं। क्या आपने कभी अपने ससुर के बिहेवियर में कुछ अजीब सी चीजें देखी? हाँ, एक दिन बाबूजी पूजा कर रहे थे और मैं किचन में थी। द्वारका प्रसाद, अचानक से वो पूजा छोड़ के दरवाजे की तरफ गए, जैसे कि उन्हें कोई पुकार रहा था, और फिर भूत भूत करके चिल्लाने लगे। क्या हुआ बाबूजी? चल जाओ केशवी, चल जाओ। भूत है। कुछ भी तो नहीं है। कभी कभी वो ऐसी हरकतें करते थे। जनाब, तालाब के आसपास के हर रास्ते के हर रेस्टोरेंट और दुकान में चेक किया, कहीं भी कोई सीसीटीवी इंस्टॉल है नहीं। कोई आई विटनेस जिसने वहां को देखा हो, या फिर द्वारका को उस तालाब की तरफ किसी ने जाते हुए देखा हो? नहीं जनाब, डेड एंड है। मैंने द्वारका जी के घर के आसपास पूछताछ की, पता चला पिछले 1.5 महीने में उनके स्वभाव में काफी फर्क आ गया था। काफी अजीब एक्सपीरियंसेस रहे हैं लोगों में। ये द्वारका प्रसाद की डिटेल्ड एग्जामिनेशन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक द्वारका प्रसाद किसी भी दवा का सेवन नहीं करते। फिर वो दवा जो माधव ने बताई थी वो दवा द्वारका को कभी दी नहीं गई। केस क्लियर है। ये फैमिली हमसे बहुत कुछ छुपा रही है। माफी मांग लो वरना मारी जाओगी। बहुत डेंजर पेशेंट है। बाहर आया 1-2 जन का खून ही कर देगा। चलो। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? हम उन्हें वो मेडिसिन दे रहे थे। अगर ऐसा है तो वो मेडिसिन तुम्हारे घर में क्यों नहीं थी? वो दवा खत्म हो गई थी, कई दिनों से मेडिकल में भी नहीं मिल रही थी, इसलिए हम
उन्हें वो दवा नहीं दे रहे थे। चलो मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन आपके पास प्रिस्क्रिप्शन तो होगा। डॉक्टर ने कौन सी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की थी? प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। मतलब कोई डॉक्टर नहीं था, हम खुद ही लाए थे केमिस्ट से पूछ के। पर तुमने तो कहा था कि तुम उन्हें डॉक्टर के पास ले गए, उनका इलाज चल रहा। अभी भी कह रहे हैं कि उनका इलाज चल रहा था, पर किसी डॉक्टर से नहीं, हम खुद ही कर रहे थे उनका ट्रीटमेंट। देखिए, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता। घर के कामों में कैसे वक्त निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। ये चोट कैसे लगी? वो मैं दरवाजे से टकरा गई थी। और ये निशान? वो मैं फिसल के गिर गई थी। बहाने मत बना, सीधे सीधे बता। मैं बताती हूँ, सब कुछ सच सच बताती हूँ। मैं उनकी गुनहगार हूँ, वो किसी और की वजह से नहीं, मेरी वजह से मरे। मुझे शर्म आती थी उन्हें कहीं बाहर ले जाने की, इसलिए मैं उन्हें कभी डॉक्टर के पास भी नहीं ले गई। मुझे डर लगता था कि लोग कहीं उन्हें पागल पागल करके न पुकारें। सही इलाज और दवा के अभाव से उनकी तबीयत और खराब हो गई और उन्होंने सुसाइड कर ली। ये मगरमच्छ के आंसू कहीं और के लिए बचा कर रखिए, हम इस पर विश्वास करने वाले नहीं हैं। जिस दिन मेरे हाथ में सबूत लग गया ना, उस दिन आपके गले में फांसी का फंदा पक्का है। राजवीर, नो डाउट ये हमसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन इन्हें छोड़ने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि इनके खिलाफ हमारे पास कोई दूसरा एविडेंस भी नहीं है। जनाब, द्वारका प्रसाद के मानसिक संतुलन खोने के पीछे भी मुझे एक कहानी नजर आई, एक ऐसी कहानी जिसका लिखने वाला कोई और ही है। करेक्ट राजवीर, ये कहानी को लिखने वाला वही है जो उन्हें बार बार डरा रहा था, और यही डर कारण उनकी मौत का भी है। जनाब, क्या द्वारका प्रसाद के अंदर जो डर भरा था, इसके पीछे भी माँ बेटे का ही हाथ हो सकता है? कि इस कहानी में कोई और भी किरदार है जिसका सामने आना अब तक बाकी है? इस मौत के पीछे का रहस्य हमें तभी पता लगेगा जब इस मर्डर के पीछे का मोटिव पता हो। आखिर इसकी मौत से किसे फायदा हो सकता है? सर, द्वारका प्रसाद के बहू रेणु डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार लगती है। शायद उससे कुछ पता चल सके, हमें उससे बात करनी चाहिए। रेणु जी, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। देखिए, मुझे घर के लिए देर हो रही है, फिलहाल मैं आपसे कोई बात नहीं कर सकती। मुझे सिर्फ आपके 5 मिनट चाहिए, आपसे बात करना बहुत जरूरी है। रेणु जी, देखो, हम जानते हैं कि आपके ससुराल वाले हमसे कुछ छुपा रहे हैं, और हम ये भी जानते हैं कि आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। आप जो भी कुछ जानती हैं हमें बताइए, खासकर आपके ससुर द्वारका जी की मौत को लेकर। हाँ, वो लोग मुझे मारते पीटते हैं। बहुत चर्बी चढ़ गई तेरे को। अब से नहीं, जब से मैं इस घर में गई हूँ तब से। अब तो ऐसा लगने लगा ये मारपीट मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। मैं इन सब से निकलना चाहती हूँ, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मुझे ये तो नहीं पता कि मेरे ससुर जी क्यों और कैसे मरे, लेकिन मेरे ससुराल वाले से मेरे साथ ही नहीं, मेरे ससुर जी को भी बहुत बेरहमी से मारा पीटा करते थे। वो तो उनके साथ ऐसा सुलूक करते थे कि कोई किसी कुत्ते के साथ भी कभी ना करे साहब। पेट पकड़ना पड़ेगा। देखो, समझा? साइन कर, साइन कर, कर साइन। आखिर ये द्वारका से कौन सा डॉक्यूमेंट साइन करवाना चाहते थे? 100% ये कोई प्रॉपर्टी का मैटर लगता है। एक काम करो, रजिस्ट्रार ऑफिस से पता करो कि द्वारका के नाम पर कोई प्रॉपर्टी थी या नहीं। जी सर। तो कि कैसे रिश्ते थे? सर, उन्होंने हमारी बच्ची को बहुत तकलीफ दी थी, बात बात पर टॉर्चर करना, उसे मारना पीटना। तो आप लोगों ने कंप्लेन क्यों नहीं लिखाई? सर, बदनामी के डर से मैं कभी कंप्लेंट लिखाई नहीं सर। कैसी बदनामी? सर, उसके परिवार के खिलाफ अगर मैं कोई केस करता तो मेरी बच्ची का घर टूटता ना साहब। सब कुछ जानते बूझते हम हमेशा चुप ही रहे सर। हमारी बच्ची के गायब होने तक वो लोग नवादा में ही थे, और जब वो गायब हो गई तो यहाँ से मकान बदलकर उत्तम नगर चले गए। जब मैं आप लोगों के घर आया था तो क्या चल रहा था वहाँ? साहब, हमने तांत्रिक को इसलिए बुलाया था, हम अपनी बच्ची की आत्मा से बात करना चाहते थे। 5 साल हो गए,
पता नहीं हमारी बच्ची के साथ क्या हुआ, क्या बीती, क्या गुजरी। हम मुझसे बात करके पता करना। अच्छा, इसे पहचानते आप? नहीं साहब, इसे तो पहली बार देखा है। ठीक है, अब केस की गुत्थी पुराने घर नवाड़ा जाके ही सुलझेगी। दरवाजा तोड़ो। जनाब, जनाब ये देखिए, इस जगह को खोदो। उन्होंने कंकाल साधना का ही होगा। वो तो सर बोलता सर लाख कोशिशों के बाद साधना के माँ बाप दहेज नहीं दे रहे थे, और वो भी हमारे टॉर्चर सहन कर लेती। ना घर छोड़ के जा रही थी, ना पैसे ला रही थी। जब हमने उसे ज्यादा तंग करना शुरू किया तो उसने खुदकुशी कर ली। डर गए थे सर। इसलिए हमने उस रात ही उसे वहीं दफना दिया और मिसिंग कंप्लेन लिखा दी, और फिर वो घर छोड़कर चले गए। ये बता, ये तेरी पहली बीवी साधना से क्यों डरती थी? सर मैं जो कुछ भी जानता था आपको सब सच सच बता दिया। मैं आपसे पहले भी कह रहा था सर, इस सब के पीछे साधना के माँ बाप का खेल। खिलाड़ी तो तू भी छोटा नहीं है। इसकी बात में सच्चाई है। जीत गए दीपू, हम जीत गए। मैं जानती हूँ कि अब तुम हमें नहीं पहचानते, लेकिन इतना जान लो, हमने हमारा बदला पूरा कर दिया। बस वो एक आखिरी बचा है, माधव। उसे हम देख लेंगे। ले चलो दोनों को। अनु दिपेश से बहुत प्यार करती थी। इसने अपना प्यार खोया और मैंने अपने बच्चे। साधना ने तो खुदकुशी की थी, फिर उसका बदला तुमने क्यों लिया? माधव के घर वालों ने साधना के पूरे घर वालों को दहेज के लिए परेशान करके रखा हुआ था, और जब वो इस चीज में नाकामयाब रहे तो उन्होंने बहुत गंदा और घिनौना खेल खेला। मैं एक दिन दिपेश के घर गई। वहां मैंने देखा कि दिपेश पागलों जैसे बैठा था। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं दिपेश? कुछ तो बोलो दिपेश, मेरी तरफ देखो। दिपेश, मुझे घबराहट हो रही है वैसे। अंकल जी, ये दिपेश क्या हुआ? अंकल जी बोलिए ना प्लीज। अंकल कुछ तो बोलिए। आंटी जी आप तो कुछ बताइए। आंटी जी ये दिपेश को क्या हुआ? आंटी जी बोलिए ना। कोई मुझे कुछ बताता ही नहीं। आंटी जी बोलिए ना, कुछ तो बताइए मुझे। तभी मुझे आंटी के हाथों में एक फोटो मिली जिसमें दिपेश और उसी की बहन साधना की नंगी फोटो थी। लेकिन ये सब 5 साल बाद क्यों किया? साहब हम तो चुपचाप बैठ गए थे, अपना नसीब समझकर जहर का घुट पी लिया था। लेकिन जैसे हमारा बेटा हमारे सामने आया और जिस हालत में आया, पता नहीं कितने दिन वो भूखा प्यासा, पता नहीं कहाँ कहाँ सड़कों पे घूमता रहा होगा। इतनी बड़ी दाढ़ी देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरा खून खौल उठा। दिपेश की ऐसी हालत देखकर उसी वक्त मैंने तय कर लिया था कि दिपेश के परिवार को इंसाफ में दिला के रहूंगी। मैंने माँ जी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। रमोना को क्यों और कैसे मारा? मैंने रमोना को नहीं मारा। मैंने एक छोटी बच्ची को हायर किया और रमोना को डराना शुरू कर दिया। हमने सोचा था कि द्वारका, केशवी और रमोना को इतना डरा देंगे कि वो सुसाइड कर लेंगे। मैंने मैजिकल पेन से लेकर उसे डराया।
वही हुआ, उसने खुदकुशी कर ली, क्योंकि हमें पता चल चुका था कि उसने ही माधव के साथ मिलके वो पिक्चर को मॉफ किया था। लेकिन जब द्वारका और केशवी ने सुसाइड नहीं किया तो हमें उन्हें मारना पड़ा। और द्वारका को कैसे मारा? मुझे शक था कि वो बहुत डरा हुआ है, मंदिर में और तांत्रिक बाबा के चक्कर में घूम रहा था। और मैंने एक प्लान बनाया, उसे कांटेक्ट किया, उसे जंगल में बुलाया और मैंने उसे कहा, आप ना बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो पापा जी है ना, वो सब ठीक कर देंगे। हाँ हाँ, वो आत्मा को भगा देते हैं, मेरे पे भरोसा रखोगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। फिर हम तालाब पर गए, जहाँ अनु पहले से मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे यहाँ खिलाया है। ये कौन है? तुमने मेरी बेटी को मारा था ना? हाँ, अब तू भी मर। और केशवी को क्यों और कैसे मारा? एक दिन मैं उनके घर गई। आप? जी, आपके लिए बाबा जी ने जड़ी बूटी भेजी है, ये। आइए ना, अंदर आइए। ये जड़ी बूटी ना घर में जलाइएगा और इसका सारा धुआं अपने घर। अब हम बस माधव को मारने ही वाले थे कि आप आ गए। तुम दोनों उनसे भी बदतर इंसान बन गए। गलत रास्ते हमेशा गलत मंजिल की तरफ लेकर जाते हैं। लालच एक दलदल है जिसमें एक बार पैर पड़ गया तो फिर धंसता ही जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा एक संगीन अपराध है। पैसे के लालच ने द्वारका प्रसाद के परिवार को ऐसा अंधा बना दिया था कि वो जिंदगी की कीमत ही भूल गए। रमोना भी इसी लालच का शिकार थी। चंद पैसों के लालच में वो एक ऐसे जुर्म का भागीदार बन गई जो काफी संगीन था, जिसने कई जिंदगियां झुलसा कर रख दी और आखिरकार इसी आग ने उसे भी राख बना दिया। दूसरों के पैसों पर नजर रखने की सोच जब तक इस समाज में रहेगी तब तक जुर्म को हवा मिलती रहेगी और जिंदगियां मौत की भेंट चढ़ती रहेंगी। बहू हमारे घर की लक्ष्मी होती है। वो अपनी दुनिया, अपने माता पिता को छोड़कर अपने पति के घर कई सपने लिए आती है, लेकिन दौलत की चाहत उस पर जुल्म तोड़ती है और इसके भयानक अंजाम सामने आते हैं। लेकिन इस सिलसिले को रोकना होगा, इस सोच को बदलना होगा और समाज की हर बहू और बेटी को डर का नहीं बल्कि खुशी का माहौल देना होगा। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक